हेलो दोस्तों। मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2023 के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने इंग्लिश मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से लेकर 2022 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कवर कर लिया है। तो आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश जो हमारा है ये सप्तम प्रश्न पत्र होता है, जिसके लिए एग्जाम टाइम में आपको 1 घंटे का समय मिलता है और टोटल 25 का पूर्णांक होता है। प्रश्न हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले प्रश्न जो स्टार्ट होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर पहला हमारा है डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यानी अंग्रेजी अध्यापन का जो डॉक्टर बेस्ट का न्यू मेथड है ये इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो इसकी सीमाओं को जीतने के लिए उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन दिया गया है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, डायरेक्ट मेथड और सिचुएशनल मेथड। तो अगर हम इसका बात करें कि डॉक्टर बेस्ट न्यू का कौन सा मेथड है तो आपका है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट जो दिए हैं डॉक्टर बेस्ट ने, यानी कि जो आपका है लिमिटेशन को जीतने के लिए, तो कौन सा मेथड है तो आपका है डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर, यानी लैंग्वेज के भाषा के कौन से उत्पादन कौशल हैं। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादन कौशल। तो देखिए, जो लैंग्वेज लर्निंग के जो टोटल आपके स्किल होते हैं वो 4 होते हैं। कितने स्किल होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के? तो टोटल स्किल होते हैं 4, जिसको हम लोग बोलते हैं LS, R और W। जिसको हम लोग बोलते हैं LS, R और W, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सुबोपाली। सुबोपाली इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये इसका पूरा मतलब होता है। अब फिर इसको जो है जो 4 स्किल हैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दोनों में कौन सा है? तो पहला आपका है प्रोडक्टिव स्किल और दूसरा आपका है रिसेप्टिव स्किल, यानी कि उत्पादन कौशल और ग्रहणात्मक कौशल। तो उत्पादन कौशल और ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है? तो देखिए, ऐसा कौशल जिसमें हम चीज़ों को अडाप्ट करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं या सीखते हैं, जिसके द्वारा उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल में आपका होता है जो होता है वो L और R होता है, यानी लिसनिंग और रीडिंग होता है। और प्रोडक्टिव स्किल में आपका होता है S और W। S और W जो है ये प्रोडक्टिव स्किल में है। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रोडक्टिव स्किल कौन सा है, तो हमको देख लेना है S और W कहाँ है। तो देखिए, यहाँ तो L हो गया, कट जाएगा। यहाँ R है, ये भी नहीं होगा। यहाँ यस तो है लेकिन यहाँ क्या नहीं है, W नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ S और W, यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, और आपका लिसनिंग और रीडिंग जो होता है ये रिसेप्टिव स्किल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, यानी जो फोनेटिक्स होता है वो किसका साइंस है, यानी किसका विज्ञान है। तो फोनेटिक्स जो है इसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। इसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, यानी कि किसका साउंड है, किसका ये साइंस है। तो ध्वनि मतलब साउंड होता है। तो क्या हो जाएगा, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड, यानी जो फोनेटिक्स है वो ध्वनि का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमको आवर के पहले आर्टिकल भरना है। यहाँ हमको भरना है आर्टिकल। हम कौन सा आर्टिकल भरेंगे? दा भरेंगे, ए भरेंगे, एन भरेंगे, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम आर्टिकल के टाइप्स की बात करें, आर्टिकल के टाइप्स की बात करें तो आर्टिकल होता है 2 टाइप्स का। पहला आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर इसका टाइप्स देखें तो 2 टाइप्स होता है, लेकिन अगर संख्या में हम लोग देखें तो संख्या में कितना होता है, तो संख्या में 3 होता है। यानी नंबर में यदि आपसे पूछा जाए तो नंबर में 3 होता है, जबकि टाइप्स में 2 होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है, कभी कभी नंबर में पूछेगा तो 3 लिखेंगे, और यदि पूछ रहा है टाइप्स में तो 2 लिखेंगे। अब देखिए, डिफिनेट में आपका जो आता है आर्टिकल खुद ही आता है, और इनडिफिनेट में जो आता है
वो ए और एन आता है। तो आर्टिकल की संख्या कितनी है नंबर, तो 1 2 और 3 हो गया। नंबर में 3, टाइप्स में 2, डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए हमको यहाँ आर्टिकल भरना है, कौन सा आर्टिकल भरेंगे। तो यहाँ देखिए एच ओ यू आर आवर लिखा है, तो हम लोग ए भरेंगे कि एन भरेंगे, तो हम लोग इसका उच्चारण करेंगे। तो इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण हो रहा है आर। इसको हावर नहीं बोलते, आर बोलते हैं। तो आर जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे हम लिखेंगे, यानी पहला इसका अक्षर क्या है, तो ये हिंदी का स्वर है। यानी जिस शब्द के पहले हमको ए एन लगाना होता है, उसको उसका उच्चारण जो होता है उसको हिंदी में लिख लेंगे। हिंदी में लिखने के बाद में देखेंगे वो हिंदी का स्वर है कि नहीं। यदि हिंदी का स्वर है तो हम लोग आयन लगाते हैं। अब हिंदी में टोटल कितने स्वर होते हैं, 11। तो 11 में से अगर कोई भी स्वर आपका स्टार्टिंग में आ रहा है उसका उच्चारण करते समय, तो आप आयन लगा लेंगे। या यदि नहीं आ रहा है तो ए लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए आर का उच्चारण करेंगे तो आ से हो रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे आयन का प्रयोग। ऐसे और भी शब्द होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं वन, तो वन के पहले अगर हम आर्टिकल लगाएं तो इसका उच्चारण जो है ऐसे लिख लेंगे, वाह और ना। तो यहाँ देखिए ये वाह जो है ये हिंदी का क्या है, तो ये हिंदी का आपका है वाह। हाँ, हिंदी का ये कॉन्सोनेंट है, जबकि ये क्या है, इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश का वावेल है, तो उससे नहीं मतलब होता है, हिंदी से होता है। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, ए भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यानी इनमें से हमको करेक्ट स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए अगर हम ग्रामर की स्पेलिंग की बात करें तो होता है आपका GRAMMAR, यानी बोथ साइड में ए होना चाहिए। तो हम पहले ऑप्शन में देखें ए में, तो यहाँ ई दिया है, इनकरेक्ट हो गया। सी में देखेंगे तो यहाँ भी ई दिया है, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी ई दिया है, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमारा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव फाइंड करना है। सेंटेंस हमारा, लेड इज ए हैवी मेटल। लेड क्या है, एक भारी धातु है। इसमें हमको एडजेक्टिव फाइंड करना है। तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी संज्ञा, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करे, विशेषता बताए, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। यानी जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो होता है एडजेक्टिव। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल आपका है ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव का एग्जांपल आपका होता है ब्यूटीफुल, ये टी है, ब्यूटीफुल, हैवी, हैवी, स्मूथ, ये सभी होते हैं इसके एग्जांपल। यहाँ देखिए हैवी हमने को यहाँ मिल गया, हैवी हमने एग्जाम्पल में लिखा है। तो यानी कि ये जो हैवी हमारा क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना। ये सेंटेंस हमारा है पैसिव वॉइस। तो पहले हम लोग इसका टेंस पहचानेंगे, किस टेंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। तो ये किया गया है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, प्लस बिल या सेल, प्लस बिल या सेल होता है, प्लस बी होता है, फिर आपका होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। ये होता है पैसिव वॉइस का। अब इसका एक्टिव वॉइस में अगर हम लोग देखें तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस में पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, फिर क्या लिखेंगे विल या सेल, फिर लिखेंगे बिल या सेल, फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसमें बाय नहीं लिखेंगे एक्टिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस का है और ये पैसिव वॉइस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। यानी कि क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ही और ये लेटर को इधर ले जाएंगे तो ये लेटर। इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए ही के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, विल का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे विल। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रिटेन का राइट होगा। ये हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस, ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर, ये इसका हो जाएगा एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। यानी हमको यहाँ उपयुक्त आर्टिकल को भर के, आर्टिकल मतलब उपपद, उपपद सही उपपद का प्रयोग करके इस सेंटेंस को पूरा करना है। सेंटेंस हमारा ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ जो लिखा गया है ए और एन का यूज, ये आपका जर्नल यूज होता है जो छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है, जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये आपका कुछ हद तक सही होता है, हमेशा सही नहीं होता है। तो इस नियम को हमको एग्जाम में फॉलो नहीं करना है। हमको फॉलो करना है उस नियम को जो सारे जगह पे लगे और सटीक हो। तो देखिए ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। देखिए जिस शब्द के पहले हमको ए या एन का प्रयोग करना होता है, उसका जो उच्चारण होता है यानी प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको हिंदी में लिख लेते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख लेते हैं। जैसे आपका है यूनियन, जैसे यूनियन है, वन है, इसके पहले हमको अगर आर्टिकल लगाना है तो इसको हिंदी में लिख लेंगे। हिंदी में लिख लेते हैं यूनियन, ये यूनियन हो गया, इसको लिख लेते हैं तो वन हो गया। अब इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग लिख लिए। उसके बाद आप देखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन का जो पहला अक्षर है जो हमने लिखा है वो क्या है। यदि हिंदी का स्वर है, हिंदी में स्वर टोटल कितने होते हैं 11, तो यदि हिंदी के स्वर में से 11 में से कोई स्वर आता है स्टार्टिंग में तो आप एन लगाएंगे, यदि नहीं आता है तो आप ए लगाएंगे। तो यहाँ देखिए यूनियन में क्या आया है, यू आया है, हिंदी का स्वर नहीं है तो ए लगेगा। वन में भी क्या है, हिंदी का स्वर नहीं है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। वैसे यूनिवर्सिटी भी है, तो यूनिवर्सिटी को अगर हम लोग लिखें तो पहला अक्षर इसका क्या है, यू है, जो कि हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले क्या भरेंगे हम लोग, ए भरेंगे। इस रूल को फॉलो नहीं करना है हमको, इस रूल को हमें फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुपरलेटिव डिग्री। यानी यहाँ हमको क्या भरना है, सुपरलेटिव डिग्री फिल करना है। माउंट एवरेस्ट इज द डॉट डॉट पीक ऑफ द हिमालयाज। यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, हिमालयाज की सर्वोच्च चोटी है। तो सर्वोच्च चोटी के लिए हम लोग आते हैं हाई। हाई का मतलब होता है सर्वोच्च यानी ऊंचा, और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, इसका हाई का सुपरलेटिव डिग्री ये होता है आपका हाईएस्ट, ये आपका हो जाएगा हाईएस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिए गए टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर देखें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज या वेयर आता है, वाज या वेयर आता है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, बाकी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो चलिए इसी रूल पे हम लोग इसको रख के बनाते हैं। सब्जेक्ट है इसका यू, यू हो जाएगा, यू के साथ प्रयोग करेंगे वेयर का, तो यहाँ हो जाएगा वेयर। यू वर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसका यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है स्पीक, आईएनजी जोड़ लेंगे तो स्पीकिंग। ये आपका हो गया इसका कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए पहले इसका टेंस पहचानना होता है, क्योंकि टेंस के अनुसार ही हम लोग सेंटेंस को अफर्मेटिव नेगेटिव बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो डायरेक्ट नॉट लगाने से नहीं बनेगा, इसके साथ हमको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। वो होता है आपका या तो डू लगाएंगे इसके साथ या तो डज लगाएंगे।
ऐसे पास्ट इंडेफिनिट में होता है, नेगेटिव बनाएंगे तो आप डायरेक्ट नॉट नहीं लिखेंगे, डिड प्लस नॉट लिखेंगे। तो सेंटेंस को पहचानना जरूरी होता है। तो देखिए इसका सेंटेंस अगर हम लोग पहचाने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये सेंटेंस इसका। अब पहचानेंगे कैसे? तो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा सेंटेंस में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस या यस या ईएस लगा होगा तो आपका होगा। तो यहाँ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको निगेटिव बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, या तो डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे, उसके बाद नाट का प्रयोग करेंगे। डू या डज प्लस नाट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यदि क्रिया में जो क्रिया है उसमें यस या ईएस लगा है, क्रिया में यदि यस या ईएस लगा है तब तो आप डज का प्रयोग कर लेंगे, और यदि नहीं लगा है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए लगा नहीं है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, डू नाट। यानी कि वर्ग के पहले हमको क्या लिख लेना है, डू नाट का प्रयोग कर लेना है, जैसे कि यहाँ लिखा है। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक। ये हमारा पेपर समाप्त हो जाएगा। 12 से 18 तक शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस को करेक्ट करिए। सेंटेंस है, हैव यू एवर बीइंग टू केरला। फिर आपका है, दे हैज ए पार्टी प्लान्ड फॉर आर्मी। तो यहाँ देखिए जब भी आपको कहीं हैज या हैव मिल जाए, हैज या हैव मिल जाए तो वहाँ आप हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म भरेंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भरेंगे। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बीइंग, जो कि आपका है आईएनजी फॉर्म में। तो बीइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बीइंग का थर्ड फॉर्म जो होता है वो आपका होता है बीन। बीइंग का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो यहाँ करेक्ट करेंगे इसको, तो बीइंग को हटाएंगे और बीन लगा लेंगे। दूसरा में आपका देखिए, हैज और हैव दो चीज़ें होती हैं, एक हैज और एक हैव। तो हैज जो होता है ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, यानी ही सी इट और किसी के नेम प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, नेम और प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। और इसका होता है वी, दे, आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ देखिए दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके लिए प्रयोग करेंगे हम लोग हैव का, जिसके लिए प्रयोग करेंगे हैव का, ना कि हैज का। ये हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्लीट द स्पेलिंग फॉर द फॉलोइंग वर्ड। दिए गए शब्दों का स्पेलिंग जो है वो कंप्लीट करिए। पहली स्पेलिंग जो आपका दिया गया है ये है हैंड करशीफ का। दूसरी स्पेलिंग जो दिया गया है ये दिया गया है नुमोनिया का। तो इसको हम भरेंगे, HAND हैंड हो जाएगा, फिर आपका KER, फिर आपका हो जाएगा KERCHIEF हैंड करचीफ हो जाएगा। इसमें हम लोग भरेंगे तो PNUMONIA, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट स्पेलिंग, यानी पहले का हैंड करचीफ और दूसरे का निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन एन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल। यानी कि एडजेक्टिव को आपको एग्जाम्पल सहित क्या करना है, डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो देखिए जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब ये नाउन और प्रोनाउन। जो संज्ञा और सर्वनाम को वो बताए, विशेषता बताए, उसको हम लोग विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हॉली, ऑनेस्ट, टेस्टी, ह्यूज, हाई, लकी, किंग, जेंटल, हेल्दी इत्यादि, ये सभी आपके हैं इसके एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। यानी अंग्रेजी के अध्यापन के लिए जो भाषा का गेम है या भाषा का खेल है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व क्या है। देखिए, ए लैंग्वेज गेम इज ए
सिस्टम ऑफ मैनिपुलेटिंग स्पोकन वर्ड टू रीडर, यहाँ रीडर होना चाहिए, रीडर देम इनकम्प्रिहेंसिव टू द अनट्रेंड एरा। यानी जो लैंग्वेज गेम होता है ये एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? जो क्या करता है, उन लोगों को ट्रेंड करता है या उन लोगों को पढ़ाने के लिए प्रयोग होता है जो क्या होते हैं, जिन जो असमझ होते हैं या अनट्रेंड होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए लैंग्वेज गेम का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज गेम आर इफेक्टिव इन लर्निंग लैंग्वेज बिकॉज दे, जो लैंग्वेज गेम होता है वो इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ दिया गया पहला आपका है, ये क्या करता है, अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल। ये जो स्टूडेंट होता है उनको भाषा का प्रैक्टिस करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है, यानी अनुमति प्रदान करता है। फिर आपका है, इनकरेज देम टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट इन ए मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करता है, इनको प्रोत्साहित करता है, किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन और इंटरेक्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा है, प्रोवाइड्स ए स्ट्रेस फ्री एंड नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर आल लर्नर्स टू इनहेंस द यूजेज ऑफ लैंग्वेज। यानी इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्या कराता है, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या होता है, जो लर्नर होते हैं वो लैंग्वेज का यूज बिना झिझक के करते हैं। इनहेंस मतलब होता है झिझक, यानी बिना झिझक के लैंग्वेज का यूज कर पाते हैं। Hence, it could be included the language game are effective in learning language because they allow students to practice language skill। Hence, इसलिए जो प्रैक्टिस गेम होता है, यानी जो गेम होता है, लैंग्वेज गेम होता है, वो क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इससे क्या होता है, जो लैंग्वेज लर्निंग होता है वो इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये अलाउ करता है स्टूडेंट को लैंग्वेज का जो कौशल होता है उसके प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट एनी टू एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज। टीचिंग प्रोज के कोई दो एम लिखना है। तो पहला आपका है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन। यानी जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, उनको समझ के साथ, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ या बोध होता है, समझ या बोध। तो ये स्टूडेंट को समझ या बोध के साथ पढ़ने के लिए क्या करता है, इनेबल करता है, यानी कि सक्रिय करता है। फिर आपका है, टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड इन रीच देयर एक्टिव एंड पैसिव बैकबुलरी। यानी जो स्टूडेंट होते हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करता है, डेवलप करता है, उनके रीडिंग इंटरेस्ट को डेवलप करता है, और जो उनकी बैकबुलरी होती है, एक्टिव और पैसिव, उनको क्या करता है, इन रीच करता है, यानी कि बढ़ाता है। फिर आपका है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस द आइडियाज कंटेन इन पासेस ओरली एंड राइटिंग। यानी इसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो आइडिया होता है इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जो आइडियाज कंटेन होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है मौखिक और रिटन दोनों रूप में। प्रश्न नंबर 17 है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फुल फी कंसेशन। पूर्ण शुल्क मुक्ति के लिए आप अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। डोंट राइट योर नेम और एड्रेस। यहाँ आपको ना तो अपना नेम मेंशन करना है और ना ही अपना एड्रेस मेंशन करना होता है। तो देखिए, ये आपका है एप्लीकेशन का फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन को लिखेंगे। फॉर्मेट का मतलब क्या, इसको आप एक सिंपल पेज पे लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आधा पेज तक हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है फिर नीचे जाके यहाँ से एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक पेज पे आराम से बढ़िया से एप्लीकेशन को लिखना है। पहले हम लोग टू लिखेंगे, जहाँ से टू खत्म होता है उसके नीचे से लिखेंगे द प्रिंसिपल। फिर यहाँ किसी भी स्कूल का एड्रेस डाल देंगे या आप अपने स्कूल का एड्रेस डाल लेंगे। लिखेंगे सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से डैट आई कम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली। यानी सर रिस्पेक्टफुल्ली, विनम्रता से, आई बेग टू से, मुझे आपसे कहना है, आई कम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली, कि मैं बहुत गरीब परिवार से संबंधित हूँ। माई फादर इज ए प्यून इन ए प्राइवेट फर्म। यानी जो मेरे पिताजी हैं वो प्राइवेट फार्म में एक प्यून है। ही गेट्स ओनली 6000 PM। उनकी पर मंथ सैलरी जो है वो ओनली कितना है, तो 6000 है। ही हैज ए बिग फैमिली टू सपोर्ट। और उनके पास एक बहुत बड़ी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए।
सो आई कैन नॉट पे माई फीस, इसलिए मैं अपनी फ़ी को नहीं पे कर पाऊंगा या नहीं पे कर सकता। काइंडली ग्रांट मी फुल फीसिप सो आई डेट में कंटिन्यू माई स्टडी, यानी आप मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करें जिससे मैं अपने अध्ययन को आगे कर पाऊँ या कंटिन्यूसली कर पाऊँ। नीचे आप लिखेंगे यहाँ थैंक्स, यहाँ योर ओबीडियंटली अपना नाम मेंशन नहीं करना है, आप यहाँ XYZ कुछ भी लिख देंगे, बस एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दिए गए एक्सप्रेशन के लिए आपको एक शब्द लिखना है। पहला आपका है द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, यानी मिट्टी और चट्टान का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। मिट्टी और चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है। दूसरा आपका है ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, एक व्यक्ति या वह व्यक्ति जो सुंदर लेख लिखता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए जो राख और मिट्टी का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है, तो जियो का मतलब पृथ्वी या चट्टान हम लोग बोल सकते हैं। और लॉजिस्ट का मतलब होता है, लॉजिस्ट का मतलब होता है अध्ययन। लॉजिस्ट का मतलब होता है अध्ययन। तो द स्टडी ऑफ रॉक एंड सॉइल, मिट्टी और चट्टान का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो जियो प्लस लॉजिस्ट यानी जियोलॉजिस्ट। जो रॉक और सॉइल का अध्ययन करेगा वो जियोलॉजिस्ट कहलाता है। ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी वह व्यक्ति जो सुंदर लेख लिखता है उसको क्या बोलते हैं। तो सुंदर लेख लिखने वाले को देखिए, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। ग्राफ का मतलब होता है लिखना, इसमें ER जोड़ेंगे तो ग्राफर हो जाएगा यानी लिखने वाला हो जाएगा। ग्राफर का मतलब लिखने वाला। और कैली का मतलब होता है सुंदर या लेख। कैली का मतलब होता है लेख, कैसा लेख, तो सुंदर लेख। तो कैलीग्राफी का मतलब हो जाएगा सुंदर लेख। ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, तो ये आपका कैलीग्राफर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट यहाँ आई कर लेंगे और ये कैलीग्राफर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हमारे यहाँ इंग्लिश के मॉडल पेपर में 2016 से 2023 तक का पूरा मॉडल पेपर सोल्यूशन कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मैथ के मॉडल पेपर सोल्यूशन में, जिसमें हम लोगों ने 2016 का मॉडल पेपर सोल्यूशन कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे मैथ में 2017 का, उसके बाद 18 का, फिर 19 का, 20 का, ऐसे ऐसे करके 23 तक के मॉडल पेपर सोल्यूशन को देखेंगे मैथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।